नमस्कार, मैं हूं सैयद नजीर। दुनिया ने इस हफ्ते एक बड़े नेता को खो दिया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत एक हेलीकॉप्टर हादसे में हो गई। उनके साथ 9 और लोग इस हादसे में मारे गए हैं, जो उनके साथ उस वक्त हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। इनमें ईरान के विदेश मंत्री भी शामिल हैं। अब रईसी की मौत के बाद एक बहस छिड़ गई है कि ये एक हादसा था या फिर साजिश, क्योंकि कई देशों के साथ ईरान के जिस तरह के संबंध और समीकरण रहे हैं, उन्हें देखते हुए साजिश की बू से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरे रईसी की मौत के बाद अब ईरान पर क्या असर होगा, वहीं बाकी दुनिया के साथ ईरान अब कैसे संबंध रखेगा? कहीं रईसी की मौत किसी बड़े खतरे को दस्तक तो नहीं दे रही है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। अजरबैजान में डैम का उद्घाटन करने के बाद इब्राहिम रईसी ने 19 मई शाम 5 बजे ईरान के तब्रिज के लिए उड़ान भरी, लेकिन 2 घंटे बाद इनका संपर्क टूट गया। हलचल शुरू हो गई और 15 घंटे बाद ईरान के बॉर्डर के पास घने जंगलों में उनका शव मिला। अब रईसी की मौत सवालों के घेरे में है। बड़ा सवाल यह है कि काफिले के साथ 2 अन्य हेलीकॉप्टर भी थे जो अपनी मंजिल पर समय से पहले ही पहुंच गए, और जिस हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति मौजूद थे वो हादसे का शिकार हो गई। कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। सवाल उठ रहे हैं कि एक ही हेलीकॉप्टर में 3-3 वीवीआईपी नेता क्यों बैठे थे। ईरान के राष्ट्रपति जिस हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे वो अमेरिका में बना था। कई प्रतिबंधों के चलते ईरान का एविएशन सेक्टर खस्ता हाल है। ईरान की वायुसेना के बेड़े में भी जो विमान शामिल हैं वो सभी 1979 में इस्लामिक क्रांति के दौर के हैं। प्रतिबंधों के चलते हेलीकॉप्टर और विमानों के कल पुर्जे भी अब नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरे, जिस वक्त रईसी के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, मौसम भी कुछ साजगार नहीं था। कोहरा बहुत था और बारिश के हालात बन रहे थे। सवाल यह भी उठता है कि ऐसे हालात जब नजर आ रहे थे तो फिर पायलट ने उड़ानें क्यों भरी? खराब मौसम का हवाला देकर कुछ वक्त क्यों नहीं रुके? शक तो गहराएगा ही। दुनिया में एक बड़ा तबका रईसी की मौत को हादसा ही मान रहा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका हादसे की बात पर खामोश है और अपने को पाक दामन बताते हुए कह रहे हैं कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मौजूदा समय में ईरान ने जिस तरह फलस्तीन के मुद्दे पर खुलकर इजराइल से आंख में आंख मिलाई, उससे इजराइल पर भी शक की सुई जाती है। वहीं चीन ने तो इसे साजिश ही बता दिया। कासिम सुलेमानी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल, जिन्हें जनवरी 2020 में अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार गिराया। इसके बाद 2020 के नवंबर महीने में ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक की रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन से हत्या कर दी गई। रजी मौसवी के रूप में ईरान को तीसरा बड़ा झटका लगा, जो दमिश्क में एक इजरायली हमले में मारे गए। पिछले महीने कुर्दुस फोर्स के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा को इजराइल फोर्स ने ढेर कर दिया। अब ईरान को अपना राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को गंवाना पड़ा है। अमेरिका और इजराइल से ईरान की दुश्मनी के चलते साजिश की नई थ्योरी एक साथ काम कर रही है। रईसी आने वाले दिनों में ईरान के सर्वोच्च नेता बनने वाले थे। इसके अलावा उनकी जिस तरह की विदेश नीति रही है, उससे वो सारी दुनिया को ये संदेश देना चाहते थे कि ईरान ही मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा लीडर है। और ये बात सऊदी अरब समेत दुनिया के कई देशों को पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए हादसे की थ्योरी को बहुत से लोग खारिज कर रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि किसी ने हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर उसे हादसे का रूप दे दिया। हाल ही में ईरान और इजराइल के रिश्ते कुछ ज्यादा ही तल्ख हो गए थे और दोनों ने एक दूसरे की मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया था और इजराइल ने बदला लेने की धमकी भी दी थी। लिहाजा इस हादसे के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ होने की बात भी कुछ लोग कर रहे हैं। यहां एक और बड़ी बात गौर करने वाली है कि रईसी अजरबैजान गए थे और वहां से लौट रहे थे, तभी हादसा हुआ। मोसाद अपने दुश्मनों को मारने के लिए मशहूर है। ईरान में भी अपने कई ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हाल ही में जिस तरह से ईरान और इजराइल जंग के करीब आए, उसके बाद से मोसाद पर सवाल उठना लाजमी है। ईरान से जुड़े आतंकी संगठन भी मोसाद पर ही शक की नजर जमाए हुए हैं। वहीं ईरान का करीबी दोस्त चीन भी रईसी की मौत को शक की नजर से देख रहा है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि हाल ही में जिस तरह से ईरान और इजराइल जंग के करीब आए,
उसके बाद से मोसाद पर सवाल उठ रहे हैं। जबकि इजराइल और अजरबैजान एक दूसरे से अपनी खुफिया जानकारी साझा करते हैं। वहीं अजरबैजान और ईरान दोनों ही शिया बहुल मुल्क है, फिर भी दोनों के ताल्लुक कुछ बेहतर नहीं है। दोनों के बीच अक्सर तलखी बनी रहती है। रईसी की मौत हादसा है या किसी और ने साजिश को हादसे की शक्ल दी, फिलहाल कहना मुश्किल है। ईरान ने बड़े स्तर पर इसकी जांच भी शुरू कर दी है। साथ ही ये साफ कर दिया कि अगर इसमें किसी का हाथ हुआ तो ईरान दुनिया का नक्शा बदल देगी, यानी परिणाम गंभीर होंगे। लेकिन तब तक रईसी की मौत के बाद ईरान और दुनिया में कैसे हालात और समीकरण होंगे, ये बड़ा सवाल है। इब्राहिम रईसी की मौत से ईरान की राजनीतिक स्थिरता पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 28 जून को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। उससे पहले मोहम्मद मोखबर कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए हैं। ईरान में असल ताकत सुप्रीम लीडर, गार्डियन काउंसिल और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पास होती है। विदेश नीति और क्षेत्रीय नीतियां ये सब मिलकर तय करते हैं। इसलिए रईसी की मौत से ईरान की सियासी स्टेबिलिटी पर असर नहीं पड़ेगा। ईरान का थियोक्रेटिक सिस्टम व्यक्तियों से नहीं, संस्थाओं और सुप्रीम लीडर से चलता है। अभी असली पावर सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी के पास है, जिनके दिशा निर्देशों में ईरान उन्हीं नीतियों पर चलता रहेगा जिन पर पिछले लगभग एक दशक से चल रहा है। ईरान ने दिवंगत मेजर जनरल कासिम सुलेमानी के निर्देशन में मिडिल ईस्ट में जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया है, वो बदस्तूर काम करता रहेगा। इस प्रतिरोध की धुरी के तहत ईरान ने इराक, सीरिया, यमन, लेबनान और फिलिस्तीन में हथियारबंद संगठनों को बढ़ावा दिया है। गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में शिया नेता मुक्तदा अल सद्र, यमन में हूती को ईरान का समर्थन जारी रहेगा। इसी तरह ईरान पश्चिम के दबदबे के खिलाफ रूस और चीन के साथ एक नया ब्लॉक बना रहा है। उसमें भी ईरान की भूमिका पर असर नहीं पड़ेगा। पिछले साल से ईरान ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से रिश्ते सुधारे हैं। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इजराइल जरूर कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान में टकराव बढ़े, मगर अभी नहीं तो अमेरिका इसका इच्छुक है और न ही ईरान में इसकी ताकत। ऐसे में ईरान और मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस जस का तस बना रहेगा। इब्राहिम रईसी ईरान के रूढ़िवादी तबके से ताल्लुक रखते थे। पिछले कुछ सालों में ईरान में सुधारवादी हाशिए पर चले गए थे। इसलिए नया प्रेसिडेंट भी रूढ़िवादी तबके से ही बनेगा, जिसको सुप्रीम अल आदी के प्रति अपनी वफादार साबित करनी होगी। रईसी को अयातुल्लाह खुमैनी के वारिसों में से एक माना जा रहा था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि खुमैनी अपने बेटे मुज्तबा को उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते। जाहिर है खुमैनी के पास प्लान बी भी होगा, यानी रईसी के जाने से ईरान की अंदरूनी स्थिरता या रीजनल पॉलिटिक्स पर असर नहीं होगा। हाँ, ईरान में मौजूदा निज़ाम के खिलाफ थोड़े बहुत विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन वो भी ऐसे नहीं होंगे जो ईरान का सत्ताधारी दल उससे निपट न सके। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए TBJ मीडिया के साथ। धन्यवाद।